स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे साइंस पे, जिसमें हम लोगों की क्लास आज होनी थी क्या, एमसीक्यू की। जो कि एमसीक्यू की क्या है, जितने भी एमसीक्यू आने वाले हैं टोटल की एक क्लास के लिए बात हुई थी हम लोगों की। जो बात थी यानी हमारे पास जो एमसीक्यू की क्लास है वो संपूर्ण एक ही क्लास में एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन लेने क्लास होगी, और इसी एक ही क्लास से सारे एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में उम्मीद है कि मिल जाएंगे। हमारी सीरीज चल रही थी टॉप 100 में ही ये दूसरी क्लास है आपकी, जिसमें से पहली क्लास में कुछ एमसीक्यू हुए थे, कुछ बेसिक भी हुआ था, सिलेबस डिस्कशन भी हुआ था। और उसके बाद ये दूसरी क्लास है जो कि लगभग 25 क्वेश्चन होंगे, और 25 क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे लगभग 100 क्वेश्चन। तो इन 25 क्वेश्चनों से डिस्कस करके हम 100 क्वेश्चन निकालेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एमसीक्यू इससे बाहर तो उम्मीद है नहीं आएगा, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। टारगेट क्या है हमारा इस सीरीज का? टारगेट हमारा 25 मार्क्स का है। तो इससे उम्मीद है इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। और जो लोग नए हैं वो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। हम लोग चलते हैं अब अपने सीरीज के पहले क्वेश्चन पे, जो टॉप 100 की सीरीज चल रही है और सेकेंड लेक्चर चल रहा है। सेकेंड लेक्चर के पहले क्वेश्चन पे हम लोग बात करें तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके 3rd सेमेस्टर तक भी पूछा जाता है। तो ये कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है। तो ऊर्ध्वपातक का मतलब आप लोग पहले जान लीजिए क्या होता है। ऊर्ध्वपातक का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी पदार्थ है, कैसा पदार्थ? ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ क्या होता है, सीधे और सीधे ये गैस में बदल जाता है। और सीधे ये क्या करता है, गैस में बदलता है। गैस में जो बदल जाता है सीधे, उसे ही क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातक, या इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए नौसादर, ऑप्शन नंबर बी कपूर, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी नमक। कह रहा है इनमें से ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो हम बात करें तो नमक जो होता है हमारा, ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं होता है। ये होता है नौसादर भी होता है, कपूर भी होता है, आयोडीन भी होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और पदार्थ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपके, नेप्थलीन होता है। नेप्थलीन जो है ये भी एक क्या है, ऊर्ध्वपातक पदार्थ होता है। तो ये भी पूछा जाता है। तो ये आपके जो चार आपके ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं, इनको याद रखिएगा। इन्हीं में से कोई अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, गति के नियम के प्रतिपादक, यानी गति का नियम किसने दिया था, ये पूछ रहा है। तो गति के नियम का प्रतिपादक की अगर बात करें तो गति के नियम का प्रतिपादक कह रहा है न्यूटन थे, या आइंस्टीन थे, या कॉपरनिकस थे, या इनमें से कोई नहीं था। तो हम अगर बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन ने ही कि गति विषयक नियम दिए थे। इन्होंने 3 नियम दिया था, गति के 3 नियम दिया था। अगर पहले नियम की बात करें तो पहले नियम की अगर बात करें तो पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा मिलती है। दूसरे नियम की अगर बात करें तो दूसरे नियम से हमें क्या मिलता है, बल का सूत्र मिलता है। बल का सूत्र मिलता है।
तीसरे नियम की अगर बात करें तो जो तीसरा नियम है उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो ये इनके तीनों नियम हैं और इनकी परिभाषाएं तो आप आगे पढ़ेंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में तो यहाँ से पूछ सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूटन के नियम। अब आइंस्टीन की बात कर लें। आइंस्टीन कौन थे? तो आइंस्टीन ने, आपको पता होगा, आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था जो E बराबर mc² होती है। कॉपरनिकस की बात करें तो इन्होंने ही क्या कहा था, सर्वप्रथम इन्होंने कहा था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह क्या होते हैं, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी सूर्य केंद्र पर है। तो ये इसके चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए। जो पूछ रहा था वो आंसर आपको क्लियर हो गया कि न्यूटन ने ही गति के नियम का प्रतिपादन किया था। अब हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करें तो ये कह रहा है क्या, ये कह रहा है दही से मक्खन को अलग करने की विधि क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में अपकेंद्र, ठीक है। तो ये क्या होता है, दही से मक्खन अलग करने की विधि क्या होती है, अपकेंद्रण होती है, ये आपको पता ही होगा। अब इसमें ऑप्शन जो दे रखा है, कह रहा है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर 2 वाष्पन, ऑप्शन नंबर 3 निस्यंदन, ऑप्शन नंबर 4 अपकेंद्रण। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी अपकेंद्रण। ऊर्ध्वपातन के बारे में अभी मैंने बताया आपको, क्या होता है, ठोस क्या होता है, गैस में बदल जाता है। ठोस क्या होता है, गैस में बदल जाता है। वाष्पन में क्या होता है, द्रव गैस में बदल जाता है। द्रव क्या होता है, सीधे गैस में बदलता है। निस्यंदन क्या होता है, निस्यंदन का मतलब होता है किसी द्रव से ठोस को अलग करने की विधि। ठोस को अलग करने की विधि, यही निस्यंदन होती है। तो ये हमारे क्या हो गए ऑप्शन, चारों ऑप्शन को क्लियर कर लिया आप लोगों ने। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये कह रहा था दही से मक्खन को अलग करने की विधि क्या होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारे क्या हो गए 3 क्वेश्चन। अब हम चौथे क्वेश्चन पे अगर बात करें तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है ये कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कह रहा है पौधों में होती है, या फिर जंतुओं में होती है, या फिर कवकों में होती है, या विषाणु में होती है। तो आप सभी को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो फॉर्मूला होता है ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है 1 नंबर में डायरेक्टली। तो ये होता है क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O। ये किसके साथ अपक्रिया, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब ये क्रिया करता है तो प्राप्त होता है क्या, प्राप्त होता है C6
यहाँ लिख लेते हैं, प्राप्त होता है। एक नई स्लाइड पे हम बात कर ले इसके लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इस पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे अगर बात करें तो मैंने कहा कि ये पौधों में होती है। ये होती है तो इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें जो कि पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O। ये क्रिया करता है सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है, क्रिया करता है। और क्रिया करने के बाद जो प्राप्त होता है, क्या हमें प्राप्त होता है C6H12O6 प्राप्त होता है, प्लस हमें क्या प्राप्त होता है, 6H2O प्राप्त होता है, और प्लस हमें 6O2 प्राप्त होता है जो कि ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हम इस पे बात कर लें और क्या क्वेश्चन बनता है इससे। तो ये कहते हैं इसे क्या, ये अपक्रिया जो है इसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। और अगर बात करें कि जब ये क्या करता है, क्रिया होती है, तो ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। सबसे ज़्यादा किस प्रकाश में होता है, तो लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है, लाल प्रकाश में सर्वाधिक होता है। इस क्रिया से क्या जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो क्या प्राप्त होते हैं, एक तो आपको पता होगा कि स्टार्च मिलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। इसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन मिलती है, और जो ये ऑक्सीजन है ये किससे मिलती है, जल से निकलती है, जल से निकलती है। ये आप लोग क्लियर करते रहिएगा। यहाँ से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं एग्ज़ाम में, और कई बार पूछे भी गए हैं घुमा घुमा के। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो ऑप्शनल में या फिर वन लाइनर में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। इससे बाहर बहरहाल क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम अगले की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कह रहा है स्टेपिज होती है, फीमर होती है, फेबुला या फिर इसे फिबुला भी कहते हैं, या फिर टीबिया होती है। इनमें से कौन सी होती है। तो आपको पता होगा कि सबसे ये जो हमारी होती है स्टेपिज, ये कहाँ पाई जाती है, ये कान में पाई जाती है, ये कान की हड्डी है। फीमर क्या है, ये पैर में पाई जाती है, जांघ में। फिबुला भी पैर में पाई जाती है, और टिबिया भी क्या होती है, पैर की हड्डी होती है, पैर में पाई जाती है। तो सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, सभी को पता होगा, जिसको कहते हैं क्या, स्टेपिज। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिज कान में पाई जाती है। और मानव शरीर की अगर बात करें तो सबसे बड़ी ये क्या होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर होती है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है।
तो ये क्या हुआ, 2 क्वेश्चन आपको, 2 से 4 क्वेश्चन आपको क्लियर होते हैं। एक ये स्टेपिज कान में पाई जाती, फीमर जो होती है ये जांघ में पाई जाती, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये सबसे छोटी होती। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर जो पूछ रहा है ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो हमसे कह रहा है कि जड़ों के प्रकार, जड़ कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर ए मूसला जड़, ऑप्शन नंबर बी अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़ को ही क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ भी कहते हैं, और इसे झकड़ा जड़ भी कहते हैं। तो इसके कई नाम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दोनों, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें जड़ों के प्रकार, तो मूसला जड़ भी होती है, अपस्थानिक जड़ भी होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा वो आंसर हो जाएगा कि जड़ हमारी 2 प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक मूसला, दूसरा अपस्थानिक। ये जड़ का फिगर लगा हुआ ये मूसला जड़ है। ये देखिए ये क्या है, इसको हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। यही हमारी क्या है, अपस्थानिक जड़। ये हमारी क्या है, अपस्थानिक जड़, जो कि ऐसे जो जड़ें होती हैं गुच्छे में होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। और ये जो मूसला जड़ होती है ये क्या होती है, लंबी सी होती है, तगड़ी होती है। तो ये क्या होता है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ दोनों क्लियर हो गई। जड़ों के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम यहीं पर बात कर लें किसकी, मूसला जड़ किस में पाई जाती है, तो मूसला जड़ अगर हम बात करें तो ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। द्विबीज पत्री पौधों में पाई जाती है। अगर 2 बीजपत्री पौधों में पाई जाती है, ये शाखानुमा सिरा विन्यास होता है इनकी पत्तियों में। इनकी जो पत्तियां होती हैं किसकी, द्विबीजपत्री पौधों की। अगली स्लाइड में हम बात करें इसकी। तो हम बात करें मूसला जड़ की, तो मूसला जड़ क्या होती है, ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। द्विबीज पत्री पौधों में होती है। द्विबीजपत्री पौधे कैसे होते हैं इनके बारे में अगर बात कर लें तो इनमें क्या होता है, 2 बीजपत्र होते हैं, 2 बीजपत्र होते हैं। इनको क्या कहते हैं, जिनमें क्या होता है 2 बीजपत्र होते हैं वो द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। अगर हम बात करें इनकी पत्तियों की, तो पत्तियां इनकी क्या होती हैं, शाखानुमा सिरा विन्यास होता है इनमें, शाखानुमा सिरा विन्यास होता है इनकी पत्तियों में। इनकी पत्तियों में क्या होता है, शाखानुमा सिरा विन्यास होता है। वहीं अगर हम बात कर लें किसकी, अपस्थानिक जड़ की, अपस्थानिक जड़ की, तो अपस्थानिक जड़ में क्या होता है, अपस्थानिक जड़ 1 बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। 1 बीजपत्री पौधों में, एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। इनकी पत्तियां जो होती हैं, पत्ती लंबी होती है,
पत्ती इनकी लंबी होती है। अगर बात करें पत्तियों का सिरा विन्यास कैसे होता है, तो समांतर होता है, समांतर सिरा विन्यास होता है। समांतर सिरा विन्यास होता है इनकी पत्तियों में, ये याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि समांतर सिरा विन्यास किसकी पत्तियों में होता है और शाखानुमा सिरा विन्यास किनकी पत्तियों में होता है, तो ये याद रखिएगा। ये आपको दो चीज़ें अलग से जो क्लियर कराई गई हैं, ये आपके वन लाइनर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऐसा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। तो क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। तो सर्वग्राही किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है ए, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है ए बी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बी, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ओ। तो ए बी क्या होता है हमारा? सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है। यहीं पर अगर सर्वदाता पूछे तो ये हमारा ओ जो होता है, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है सर्वदाता होता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वग्राही किसे कहते हैं, तो सर्वग्राही के लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? ये अगर बात कर लें तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये दो चीज़ें आप यहाँ से और एडिशनल याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हम अगले की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा अब 8 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 है। ये कह रहा है निम्न में से घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन के बारे में पूछ रहा है। विटामिन से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, विटामिन से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं। ये कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए डी ई के, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पहली चीज़ अगर हम बात करें विटामिन ए की और विटामिन बी की, तो ये क्या होते हैं? ये किस में होते हैं? ए जो होता है हमारा वसा में घुलनशील होता है, बी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। अगर बात करें फिर हम ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी और सी जो होते हैं यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। वही अगर हम बात कर ले ए डी ई के की, तो ये हमारा क्या होता है? ये वसा में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील विटामिन होता है। और ये जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं इनका अल्प मात्रा में संचय की अगर बात करें, तो अल्प संचय इनका कहाँ होता है? यकृत में इनका अल्प संचय होता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तो अब हम बात कर लें थोड़ा विटामिन में डिटेल से बात करें। तो विटामिन पे अगर हम डिटेल से बात करें तो थोड़ा देख लेते हैं। हम बात करें किसकी? विटामिन की। तो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम की अगर बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? रेटिनॉल। हर विटामिन का रासायनिक नाम पूछ सकता है, इससे होने वाले रोग पूछ सकता है। तो अगर हम बात करें इससे क्या रोग होता है, तो इससे रोग जो होगा हमारा विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है रतौंधी, याद रखिएगा। अगर हम बात कर लें अब किसकी? विटामिन
विटामिन सी की, तो विटामिन सी का जो नाम होता है एस्कर्बिक एसिड होता है। एस्कर्बिक एसिड होता है। इससे होने वाला रोग, अगर इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें तो स्कर्वी होता है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों में क्या होता है, इससे मसूड़ों में क्या होता है, मसूड़ों से खून आता है। मसूड़ों से खून आने लगता है स्कर्वी रोग में। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अगली विटामिन की बात करें तो विटामिन हम बात कर लें किसकी, विटामिन डी की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल होता है। इससे जो रोग होता है, इसकी कमी से रोग होना, जो इसकी कमी से जो रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिकेटस नामक रोग हो जाता है। रिकेटस नामक रोग हो जाता है, या इसे ही हम लोग कहते हैं सूखा रोग। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सूखा रोग। तो ये हमारे क्या है, जो इम्पोर्टेंट विटामिन है उनके बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। अगर यहाँ पर और अगर बात कर लें हम किसकी, विटामिन B2 और B3 की, तो विटामिन B3 जो है वो पूछा जाता है आपसे। तो विटामिन B3 की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। नियासिन। इससे जो रोग होता है उसे हम कहते हैं क्या, पेलाग्रा। ये पूछा जाता है। तो ये 3-4 विटामिन थे जिनसे आपका क्वेश्चन बन ही जाता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और विटामिन में यानी जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं ये याद रखिएगा। जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे आप नज़र रखिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाना है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। ये कह रहा है कि कोशिका भित्त पाई जाती है। तो कोशिका भित्त आप लोगों को पता होगा कि किस में पाई जाती है। तो कोशिका भित्त किस में पाई जाती है, जंत कोशिका में या पादप कोशिका में या दोनों में। कह रहा है कि पादप में पाई जाती है या फिर जंतु में पाई जाती है या फिर क्या होता है, ए बी दोनों में पाई जाती है या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कोशिका भित्त की, तो कोशिका भित्त पादप कोशिका में पाई जाती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, पादप कोशिका में पाई जाती है। ये बनी किसकी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है, याद रखिएगा, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। अगर वही हम बात करें जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में क्या मिलता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, या इसे ही प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये पौधों और जंतुओं दोनों में पाई जाती है, याद रखिएगा, पौधों तथा जंतुओं में दोनों में पाई जाती है। ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइपोप्रोटीन कहते हैं। लाइपोप्रोटीन कहते हैं, यानी लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ये याद रखिएगा। इसे ही कोशिका झिल्ली को हम और एक नाम से जानते हैं,
इसको अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो इसे कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। कोशिका का द्वारपाल इसे कहते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो आपके बेसिक बनने थे, ये आपको यहाँ से क्लियर हो गए। तो ये आपका क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है मानव शरीर में पसलियों की संख्या पाई जाती है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी पूछ रहा है। क्या ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 12 जोड़ी, बी कह रहा है 10 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी 14 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी 20 जोड़ी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका आंसर होगा कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर हम और कुछ चीज़ें बात कर लें, तो वयस्क मनुष्य में, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मनुष्य में हड्डियों की संख्या, तो ये आप बात करिएगा क्या 206। फिर आपसे पूछता है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, तो ये आपसे पूछता है, तो आप बताइएगा 22, या फिर आपको कहीं कहीं मिल जाएगा क्या 29। तो 29 को डिवाइड करना किस में, अगर खोपड़ी में बात करें तो ये 22 ही होती है। अगर 22 ऑप्शन में नहीं होगा तो 29 लगाइएगा, क्योंकि अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये हमारी 6 हड्डियां जो होती हैं वो कान में पाई जाती हैं। ठीक है, एक हड्डी इसकी क्या होती है, हमारी हार्ड होती है। तो ये 7 हड्डियां निकाल के तो बची हड्डी क्या है 22, तो ये हमारी खोपड़ी में पाई जाती हैं। अगर आपको 22 ऑप्शन में नहीं होगा, 29 दिया गया है, तो ये 29 भी आप लगा सकते हैं। अगर 22 में बात करें तो इन 22 में भी हम इसको अगर डिवीज़न करें, तो यहाँ से भी पूछता है क्वेश्चन अगर, तो कहते हैं चेहरे की हड्डी जो होती हैं, चेहरे में पाई जाने वाली हड्डी कितनी होती है 14। फिर पूछ लेता है कभी कभी कपाल में कितनी हड्डी पाई जाती है, तो कपाल में आपके हड्डी पाई जाती हैं 8। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा है। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, 12 जोड़ी होती हैं जो मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है। ठीक, अब अगर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है कि सजीव और निर्जीवों को बीच की कड़ी क्या होती है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी की अगर बात करें तो ये हमारा कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन, ऑप्शन नंबर डी कवक। तो अगर हम बात कर लें किसकी, जीवाणु की, तो जीवाणु का मतलब आप लोग जानते होंगे क्या होता है, बैक्टीरिया कहलाता है ये। विषाणु का मतलब आप लोगों को पता होगा, ये वायरस कहलाता है, ये वायरस होता है। तो अगर हम बात करें किसकी, कह रहा है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, विषाणु यानी वायरस। ये क्या होता है, ये दोनों में काम करता है, यानी कि अगर मानव शरीर में हो जाएगा तो एक सजीव के भांति कार्य करेगा, और अगर ये मानव शरीर से बाहर है तो ये क्या होगा कि ये निर्जीव के भांति कार्य करेगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है।
अगर हम इससे रिलेटेड बात कर लें, किससे, जीवाणु से रिलेटेड बात कर लें, तो ये क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। ये एक कोशिकीय होता है, ठीक है। इससे होने वाले कुछ रोग अगर बात कर लें, तो इससे रोग जैसे हम बात कर लें टिटनेस, जैसे हम बात कर लें हैजा, या अगला बात कर लें क्या, टीबी, तो ये हमारे क्या है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अगर हम बात कर लें किसकी, ऑप्शन नंबर बी की, यानी विषाणु की, यानी वायरस की, तो ये अकोशिकीय है, अकोशिकीय है। इससे होने वाले रोग की अगर बात करें तो रेबीज रोग होता है, इससे चेचक होता है, और अगर बात कर लें तो पोलियो होता है, और अभी बात कर लें तो आप लोगों को पता होगा कोरोना, ये एक वायरस जनित रोग है। तो ये हमारे क्या हो गया, जीवाणु और विषाणु के बारे में बात हो गई। अगर हम यहीं पर बात कर ले थोड़ा लाइकेन पे, तो लाइकेन क्या होता है, ये एक सहजीवी होता है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे। लाइकेन क्या होता है, सहजीवी होता है, क्योंकि ये शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे सहजीवी कहते हैं। वहीं पर हम अगर कवक की बात करें तो कवक क्या होता है, ये परजीवी होता है। ये याद रखिएगा कि कवक क्या होता है, परजीवी होता है। मशरूम क्या होता है, मशरूम एक प्रकार का क्या है, मशरूम एक प्रकार का कवक होता है, ये याद रखिएगा। मशरूम एक प्रकार का कवक होता है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने वाले थे वो क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करें अगले की, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 12। कह रहा पत्तियों का रंग होता है, तो पत्तियों का रंग आप लोगों को पता होगा कि जो पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है, पत्तियों का रंग हरा होता है, तो किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सेलुलोज के कारण, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पर्णहरिम के कारण, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्लोरोप्लास्ट के कारण, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रोक्त में से सभी। तो आपको पता होगा कि जो हमारा पर्णहरिम, या इसे क्लोरोफिल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, इसी के कारण क्या होता है, हमारी पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ये कह रहा है सत्य फल किसे कहते हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन की और बात कर लें जो प्रीवियस में पूछा गया, वो भी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो ऑप्शन नंबर बी हो ही गया, पत्ती के बारे में बात करें तो जल को वाष्प में बदलती हैं पत्तियां, क्या करती हैं, जल को वाष्प में बदलती हैं, और जब वाष्प में बदलती हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वाष्पोत्सर्जन पौधे के किस भाग से होता है, तो पत्तियों के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि सत्य फल किसे कहते हैं। ये 2024 में आपके क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन कह रहा है कि काजू, सेब, फल, काजू, सेब, आम और अनानास, इनमें से कौन सा सत्य फल का उदाहरण है।
तो सत्य फल आप लोगों को पता होगा किसे कहते हैं। ऐसे फल जिनका विकास सीधे क्या होता है, पौधे के अंडाशय से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। सत्य फल में क्या होता है, बीज पाए जाते हैं। बीज पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा, और सीधे अंडाशय से इनका विकास होता है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, सत्य फल कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें किसकी, आम की, बात कर लें किसकी, नारियल की, और बात कर लें तो कीवी की, ये हमारे क्या होते हैं, ये सब सत्य फल होते हैं। असत्य फल की अगर बात करें तो पौधे के अन्य भागों से विकास होता है, पौधों के अन्य भागों से जिनका विकास होता है। पौधों के अन्य भागों से विकास, जिसे क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। क्लियर। जैसे अगर बात करें कहाँ से, फूल से होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, असत्य फल कहलाते हैं। तो ऑप्शन देखिए इसमें है कोई, कह रहा है काजू, सेब, आम, अनानास। तो आम क्या है, सत्य फल है। आंसर नंबर सी हमारा यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो की है हमारा सत्य फल का उदाहरण है। अब हम बात करें ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो 14 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है पौधों का कलम लगाना एक प्रकार का जनन है। तो पौधों में जो लैंगिक जनन होते हैं वो आपको पता है, अलैंगिक और लैंगिक दो होते हैं। पौधों में जो जनन होता है वो क्या होता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों होते हैं, आपको पता है। तो ये लैंगिक जनन है या फिर अलैंगिक जनन है, ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन है। जो पौधों का कलम लगाया जाता है वो लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन है, पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर कह रहा है कि अलैंगिक जनन है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लैंगिक जनन है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अनिश्चेतक या अनिश्चेतन है, या ऑप्शन नंबर डी है क्या, कायिक जनन है। तो हम अगर बात करें किसकी, ऑप्शन नंबर ए की, तो ये क्या है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कलम लगाना क्या है, एक अलैंगिक जनन है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल तथा खनिज लवणों का संवहन होता है। जल तथा खनिज लवणों का संवहन होता है जाइलम द्वारा, नंबर 2 फ्लोएम द्वारा, नंबर 3 कैम्बियम द्वारा, नंबर 4 उपरोक्त में से किसी में से नहीं। तो जल और खनिज लवणों का जो संवहन होता है पौधों में, ये किस में होता है, ये याद रखिएगा, ये पौधों में होता है। पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संवहन जो होता है वो जाइलम द्वारा होता है। अगर यही बात करें भोज्य पदार्थों का जो संवहन होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है। भोज्य पदार्थों का संवहन जो होता है वो क्या होता है, फ्लोएम द्वारा होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा, ये कह रहा है कि मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं। तो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। कह रहा है कि नंबर 1 जीरोफाइट, नंबर 2 हाइड्रोफाइट, नंबर 3 हेलोफाइट, नंबर 4 लिथोफाइट।
नंबर 4 लिथोफाइट। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि कौन सा फाइट है जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को इंडिकेट करता है। तो अगर हम बात कर लें जीरोफाइट की, तो ये क्या होते हैं, ये मरुस्थल में पाए जाते हैं, ये मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को कहते हैं। हाइड्रोफाइट की बात करें तो ये पानी में पाए जाने वाले, पानी में पाए जाते हैं। हेलोफाइट की अगर बात करें तो ये होते हैं किसमें, नमकीन मिट्टी में पाए जाते हैं, किसमें, नमकीन मिट्टी में पाए जाते हैं। लिथोफाइट की अगर बात करें तो ये किस में पाए जाते हैं, पत्थर में उगने वाले, पत्थर में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, लिथोफाइट कहते हैं। तो ये चारों ऑप्शन आप अच्छे से याद रखिएगा। आप क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो जीरोफाइट कहते हैं मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और बाकी के जो ऑप्शन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, आपके भी एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कंडरा जोड़ती है। ये कंडरा का मतलब क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि यही फंसाता है। ये कंडरा क्या होता है, इसे हम टेंडन कहते हैं। आप लोग जान गए होंगे। ये जो टेंडन होता है ये किसको जोड़ता है, तो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हड्डियों को हड्डियों से, ऑप्शन नंबर बी पेशियों को पेशियों से, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका तंत्र को पेशी से, ऑप्शन नंबर डी पेशियों को हड्डियों से। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ये हमें क्या करता है, पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, क्या, टेंडन। तो ये आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही अगर हम बात करें पेशियों को, जो पेशियों को पेशियों से जोड़ता है इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, लीगामेंट। लीगामेंट द्वारा जो होता है पेशियां जुड़ती हैं आपस में, पेशियों को पेशियों से जोड़ता है लीगामेंट। या आपको अगर हिंदी में लिखा मिल जाए तो इसे स्नायु कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और एक ही एग्ज़ाम में नहीं, कई एग्ज़ामों में पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन। अब हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो ये कह रहा है परजीवी पौधा होता है। परजीवी के बारे में अभी आपको मैंने बताया और अब क्वेश्चन भी आपको मिल गया। कह रहा है कि परजीवी पौधा होता है, तो परजीवी पौधा क्या होता है ये पहले हम बता देते हैं आपको दोबारा। परजीवी क्या होता है, ये भोजन क्या करता है, दूसरे से प्राप्त करता है। ये भोजन जो है दूसरे से प्राप्त करता है। पहली चीज। दूसरी चीज अगर बात करें तो ये क्या करता है, जिससे भोजन प्राप्त करता है जिससे भोजन प्राप्त करेगा उसको नुकसान पहुंचाएगा। उसको नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। इसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो अगर हम बात कर लें, क्या अमरबेल है, ऑप्शन नंबर ए अमरबेल है, ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेसिया है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों है, ऑप्शन नंबर डी यूट्रिकुलेरिया है। तो इनमें से कौन सा है, तो अगर हम बात करें
ऑप्शन नंबर सी यानी अमरबेल और इफ्लेसिया दोनों क्या होते हैं, हमारे परजीवी पौधे होते हैं। ये भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं और जिससे भोजन ये प्राप्त करते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो कह रहा है यूट्रिकुलेरिया, ये क्या होता है, एक कीट भक्षी पौधा होता है। ये क्या होता है, कीट भक्षी पौधा होता है। कीट को क्यों खाते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं। अगर यही बात करें यूट्रिकुलेरिया के साथ साथ और एक दो पौधे, तो नेफेंथिस नाम का एक पौधा होता है। ये भी क्या होता है, आपका कीट भक्षी पौधा होता है, ये याद रखिएगा। यहीं पर एक और पूछा जाता है आपसे, वीनस फ्लाई। वीनस फ्लाई ये भी क्या है, आपका कीट भक्षी पौधा है, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। तो ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर था। बाकी जो बची हुई चीज़ें थी जो आपके इम्पॉर्टेंट थी उनको आप क्या किया गया, क्लियर कराया गया। अब हम अगर बात करें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है वो कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, रक्त दाब मापा जाता है। तो रक्त दाब मापा जाता है, किससे मापा जाता है, ये पूछ रहा है। तो अगर रक्त दाब की बात करें तो ये कह रहा है ऑप्शन नंबर ए एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से क्या होता है, वायु की गति मापी जाती है। वायु की गति का मापन होता है, ये याद रखिएगा। इस फैग्नोमैग्नोमीटर से क्या होता है, रक्त दाब की माप होती है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बैरोमीटर। तो अगर हम बैरोमीटर की बात करें तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। रडार की बात करें तो वायु की गति के बारे में पता करता है। वायु की गति के बारे में पता करता है। तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ मापक यंत्र थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। एक ही क्वेश्चन में आपके सारे हो गए, 3-4 जो हैं यहीं से कोई एक आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम में, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो कि हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, एपी कल्चर। तो एपी कल्चर को पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है एपी कल्चर है क्या है, मधुमक्खी पालन या फिर रेशम कीट पालन या फिर साइटोलॉजी या फिर हिस्टोलॉजी। एपी कल्चर किसे कहते हैं ये पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, मधुमक्खी पालन, तो हमारा क्या है, एपी कल्चर हमारा क्या होता है, मधुमक्खी पालन ही क्या होता है, हमारा एपी कल्चर होता है। अगर हम बात कर लें क्या साइटोलॉजी की, तो साइटोलॉजी क्या होता है, साइटोलॉजी होता है कोशिकाओं का अध्ययन। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगर हम वही बात कर लें किसकी, हिस्टोलॉजी की, तो हिस्टोलॉजी क्या होता है, ऊतकों का अध्ययन। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये भी दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग चलते हैं। ये हमारा कह रहा है इंसुलिन हार्मोन जो कि अग्नाशय से निकलता है की कमी से रोग हो जाता है। तो अब आपको यहाँ से कई क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। पहली चीज़ हम बात कर लें किसकी, इंसुलिन की खोज की। तो इंसुलिन की खोज वेंटिंग और वेस्ट ने की थी।
वेंटिंग और वेस्ट ने की थी। ये इंसुलिन जो है कृत्रिम रूप से डहेलिया के पौधे से प्राप्त किया जा सकता है। किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो डहेलिया के पौधे से प्राप्त किया जा सकता है। डहेलिया के पौधे से प्राप्त कर सकते हैं। अगर अब बात करें हम किसकी, अग्नाशय से निकलता है क्या इंसुलिन, ये भी आपको क्लियर हो गया। कहाँ से स्राव होता है इसका? अग्नाशय से, और अग्नाशय के कहाँ से? बीटा सेल से। ठीक है। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं किसमें? अग्नाशय में। और यहीं से क्या होता है, जो बीटा सेल होती है यहीं से इंसुलिन, यहीं से क्या होता है, इंसुलिन का स्रावण होता है। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। और अगर बात कर लें किसकी, अग्नाशय की, तो अग्नाशय क्या होता है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्लियर हो गया? तो ये अग्नाशय से रिलेटेड जो थे आपको क्लियर हो गए। अब इसकी कमी से जो रोग होता है अगर बात करें तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए मधुमेह, ऑप्शन नंबर बी कैंसर, ऑप्शन नंबर सी टीबी, आंसर नंबर डी पीलिया। तो मधुमेह नामक जो रोग होता है ये हमारा क्या होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। ये याद रखिएगा आप लोग। अगर हम बात कर लें किसकी, पीलिया की, तो पीलिया किसकी कमी से होता है? अभी मैंने बताया किससे होता है, किसके कारण। तो पीलिया क्या होता है, वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण होता है। टीबी की अगर बात करें तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ये भी बताया अभी आपको। ये जो कैंसर जो होता है, ये कैंसर जो होता है ये कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ना, ये कैंसर कहलाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, 21। जो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ क्लियर करा दिए गए हैं। तो ये आपका 21 नंबर हो गया। अगर हम अब बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 22। इस पे हम बात करें, कह रहा है यौगिक का उदाहरण है। यौगिक का क्या मतलब होता है? तो यौगिक का उदाहरण पूछ रहा है। तो यौगिक का उदाहरण कह रहा है वायु है, या फिर धुआं है, या चीनी है, या चीनी का विलयन है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें वायु की, तो ये एक विषमांगी, ये क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है, याद रखिएगा। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा यौगिक का उदाहरण, तो धुआं कब नहीं होता है, चीनी जो होता है हमारा ये यौगिक का उदाहरण है, ये याद रखिएगा। ये जो बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हमने खुद बनाए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन अगर बताना है तो ऑप्शन अपने हाथ से बनाया मैंने, ये कहीं से आपको मिलने वाले नहीं हैं। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन में मैंने आपको जो आपके 5 क्वेश्चन आने हैं एमसीक्यू में, और 5 नंबर के आने हैं, जिनको मैंने कोशिश किया है कि 25 क्वेश्चनों में करवा दूं, और 25 क्वेश्चनों के साथ कम से कम अगर बात करें तो 125 क्वेश्चन आपको यहां से क्लियर करवा रहे हैं, जो कि उम्मीद है कि यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा वन लाइनर में। अब हम बात करें 21 से 22 हो गया। 22 नंबर के बाद 23 नंबर ऑप्शन पे हम बात, 23 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो 23 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन होता है। तो कायिक प्रवर्धन क्या है, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए। तो
तो ये भी क्या होता है, एक अलैंगिक प्रजनन की विधि होती है। अभी मैंने बताया कि पौधों में लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक प्रजनन की विधि है, ये याद रखिएगा। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन में पौधों का कोई भी भाग, यानी पौधे का कोई भाग, जैसे अगर हम बात कर लें जड़, बात कर लें तना, या फिर बात कर लें हम पत्ती, इनमें से कहीं से भी एक नए पौधे का अगर विकास होता है तो क्या वो कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जड़ भी है, तना भी है और पत्ती भी है। तो हम बात कर लें किसकी, ऑप्शन नंबर डी की, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2024 में क्वेश्चन ये आया था, पूछा गया था, तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब हम बात करें आप क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 कह रहा है मेढक क्या होता है, थलचर होता है, जलचर होता है, नभचर होता है, उभयचर होता है। तो कह रहा है जलचर होता है मेढक, नहीं। जलचर का मतलब होता है पानी में रहने वाले, पानी में रहने वाले। थलचर का मतलब होता है भूमि पर रहने वाले। नभचर की अगर बात करें, आकाश में विचरण करने वाले। जो आकाश में विचरण करते हैं। उभयचर की बात करें तो भूमि तथा जल दोनों में जो रह सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। तो मेढक क्या है हमारा, एक उभयचर प्राणी है, याद रखिएगा। ठीक है, मेढक क्या है हमारा, वो एक उभयचर प्राणी है, याद रखिएगा। तो ये हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, जो कि हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है, एमसीक्यू का आखिरी क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि मानव दांतों के प्रकार होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि मानव दांत के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और एक होता है अग्र चवर्णक, ये याद रखिएगा। कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्र चवर्णक, ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं मानव दांत। ये कह रहा है कि अब इसमें अब देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कृंतक, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि रदनक, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है चवर्णक। तो ये तीनों हमारे क्या होते हैं, दांत के प्रकार होते हैं, ये याद रखिएगा। इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे अगर हम बात करें तो ये हम बात कर लें किसकी, पूरे जीवन काल में पूरे जीवन काल में अगर बात करें तो 52 दांत निकलते हैं, ये याद रखिएगा। अक्ल, दाढ़ या फिर इन्हें बुद्धि दांत कहते हैं, ये कितने होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। और बात कर लें तो अस्थाई दांत अगर की बात करें, अस्थाई दांत या इन्हें ही हम कहते हैं दूध के दांत, तो ये कितने होते हैं, ये अगर हम बात कर लें तो 20 होते हैं। अगर हम बात कर लें किसकी, अस्थाई दांत की, तो अस्थाई दांत क्या होते हैं, कितने, 12 होते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके 25 थे
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और इसके अलावा अब अगर बात करें तो उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ से आपको जो 5 क्वेश्चन आने हैं, MCQ का जो 5 क्वेश्चन आना है, यहीं से आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि अगर 25 क्वेश्चन है तो कम से कम अगर बात करें तो एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 अगर क्वेश्चन डिस्कस किए गए तो लगभग 100 क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिए गए। तो 100 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 5 क्वेश्चन तो यहाँ से उम्मीद है मिल जाएगा आपको। इससे बाहर आपको ऑप्शन